नमस्कार, अभिनंदन, आभार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस शो पाथ ऑफ पॉजिटिविटी पे, व्हिच इज़ ब्रॉट टू यू बाय मिसेस हिमांगी सिन्हा, फाउंडर ऑफ अर्जुन फाउंडेशन, एंड डॉक्टर ज्ञानेश्वर मूले, फाउंडर ऑफ मोमेंट ऑफ पॉजिटिविटी एंड मेंबर ऑफ एनएचआरसी। और मैं हूँ आपकी होस्ट आस्था पांडे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस शो के माध्यम से उन लोगों का आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने समाज सेवा व सुधार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया व सकारात्मक सोच को बढ़ावा दिया। और ऐसे ही आज हमारे बीच आ रही हैं एक निस्वार्थ समाज सेविका। शी इज एडवोकेट दिलशाद मुजाफर। She is member of Child Welfare Committee, Kolhapur District, and member of Transgender Welfare Board, Maharashtra Government. Welcome, ma'am. Welcome to our show. मैम आप सुन पा रहे हैं? हेलो, नमस्ते। जी मैम। मैम कैसे हैं आप? यस, सुन पा रही हूँ। जी बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? बढ़िया मैम, बढ़िया। तो मैम मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि जो आप चाइल्ड वेलफेयर की काम कर रही हैं, आपका होल एक्सपीरियंस कैसा था और आप क्या कुछ ब्रीफ दे सकती हैं उस बारे में? अच्छा। पहले तो मैं इस माध्यम से आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने मुझे आपके प्लेटफॉर्म पे बुलाया और ये जो अपना मोमेंट ऑफ पॉजिटिविटी का जो मोमेंट है, ये डॉक्टर ज्ञानेश्वर मोरे जी के जो उनका लीडरशिप है उसमें शुरू है, तो हम सब हाँ जी। उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि अच्छाई का अभियान जो है, वो सब लोगों में जाए, सब लोगों तक पहुँच जाए। अभी आपने पूछा कि बच्चों के साथ किस तरह से आप जुड़े हो या काम कर रहे हो, तो मैं आपको हाँ जी। बताती हूँ कि एज़ अ चाइल्ड वेलफेयर कमिटी मेंबर फ्रॉम कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। अच्छा, ये जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटी है, वो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट जो 2015 का एक एक्ट है, उसके तहत हम इसमें काम करते हैं और हमारा जो पोजीशन है वो एज़ अ बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट है और हमारे पास जो भी बच्चे आते हैं वो एक तो अनाथ बच्चे रहते हैं, सरेंडर रहते हैं, अबेंडन बच्चे रहते हैं और जो चाइल्ड मैरिज के केसेस है, पोक्सो केसेस है और जो बच्चा नीड एंड केयर एंड प्रोटेक्शन जिसको ज़रूरी है, वो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं। यानी कि जो पीड़ित जिसको जो विक्टिम होते हैं, वो हमारे पास आते हैं और हम उनके लिए काम करते हैं। ओके। तो मैम ये जो आप अभी डिसेबल्ड चिल्ड्रन जिनको कोई प्रॉब्लम होती है या फिर जो नेग्लेक्टेड रहते हैं, उनके अपलिफ्टिंग के लिए भी आप कुछ काम कर रही हैं। क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? अच्छा, अभी देखो अभी एज़ अ मेंबर ऑफ चाइल्ड वेलफेयर कमिटी हमारे पास जो भी बच्चे आते हैं, जो डिसेबल्ड बच्चे जिसको हम नीड केयर एंड प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, वो बच्चे हमारे पास आते हैं। तो उन बच्चों के साथ जब हम लोग काम करते हैं, तो पहले तो ऐसे होता है कि इन बच्चों का कोई नहीं होता। जो अनाथ बच्चे होते हैं, अबेंडन्ड चाइल्ड रहता है, तो इनका कोई पेरेंट्स नहीं रहते हैं। तो पेरेंट्स नहीं रहते हैं और इनको संस्था में दाखिल किया जाता है और संस्था में दाखिल करने के बाद ये बच्चे जिस तरह से अपने माँ-बाप का जो प्यार होता है, जो घर के संस्कार होते हैं, जो घर का माहौल होता है, वो बच्चे इस सभी चीज़ों को मिस करते हैं, वो इनको नहीं मिल पाता है। तो अगर हम थोड़ा-सा भी वक़्त इन लोगों के साथ गुज़ारते हैं, अगर थोड़ा-सा ही प्यार इन लोगों को देते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि ये छोटे बच्चे रहते हैं जो प्यार के भूखे रहते हैं। अब देखो कोई भी अगर हम पौधे को भी थोड़ा-सा पानी डाल दें, मुरझा हुआ पौधा भी होगा और हम उसको पानी डालते हैं, तो वो खिला उठता है। तो ये बिल्कुल। तो जीते जागते बच्चे हैं। तो अगर हम थोड़ा-सा प्यार करते हैं, तो ये बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो इस तरह से इन बच्चों के साथ काम करने में जो एक सैटिस्फैक्शन है एक एज़ अ मदर
एज अ काइंड ह्यूमन बीइंग मुझे ऐसे लगता है कि इन बच्चों के साथ काम करते हुए मुझे बहुत ही सुकून मिलता है। और अगर मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं अगर इनको मेन स्ट्रीम में ला सकूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं कि उनको वो फैमिली से अलग रहते हैं, फैमिली उनके साथ नहीं रहती। कुछ बच्चों का तो कुछ भी नहीं रहता, उनको मालूम ही नहीं रहता कि क्या है अपना कौन है रिश्तेदार। तो इस इन बच्चों को अगर हम लोग मेन स्ट्रीम में लाके अगर इनके लिए कुछ कर सकते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं इन बच्चों के लिए कुछ करूं। बिल्कुल, बिल्कुल मैम। जैसा कि आपने कहा कि आप मौका देते हैं ऐसे बच्चों को, तो वाक़ई बहुत सही बात है कि अगर किसी को भी मौका मिला जाए और उसका पूरा ध्यान रखा जाए, जैसे आपने कहा पौधे का हम ध्यान रखते हैं, तो वो हमें उसी हिसाब से रिज़ल्ट्स देता है। और बहुत ज़रूरी है अभी कि हम लोगों को मौका दें, क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं है इंडिया में। और अगर ऐसे लोगों को मौका मिला तो वाकई बहुत जल्दी इंडिया का जो स्टेटस अभी बहुत अच्छा है उससे भी और भी अच्छा हो जाएगा। सही। वाकई में। सो मैम, आप एक बहुत ही इनक्रेडिबल जॉब कर रही हैं। मुझे आपसे ये पूछना था कि आप इस फील्ड में कैसे आए? आई मीन सोशल वर्क ने आपकी अटेंशन कैसे कैच करी? आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? अच्छा। मेरा फैमिली बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो मैं मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और तुम तो जानती हो कि मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हुए एक कंजर्वेटिव फैमिली रहती है। तो वहाँ पे जी। इन सब चीजों का तो बहुत ही मुश्किल है कि एक तो लड़की का पढ़ना और उसके बाद अच्छा, मैं लास्ट 25 ईयर्स से वकालत भी कर रही हूँ। तो इन सब चीजों से बहुत मुश्किल होता है कि एक मुस्लिम लड़की को इस सब चीजें करना। तो मेरे पेरेंट्स जो थे वो इन सब चीजों में इंटरेस्ट रखते थे। तो एक जो गाइडलाइन थी, जो कॉलेज में थी, मैं तब से जो शुरुआत की मैंने, तो एक तो बहुत सारे सामाजिक संस्था से मैं जुड़ी थी और उसके तहत मैं काम करती थी। अब जैसे जैसे कॉलेज चला, कॉलेज खत्म हो गया, जैसे जैसे प्रैक्टिस शुरू की, तो इंडिपेंडेंटली इन बच्चों के लिए या पेरेंट या औरतों के लिए काम करना शुरू कर दिया। अब अब ये काम का जो दायरा है वो इतना बढ़ चुका है कि अब मुझे ही समझ में नहीं आता कि कितना क्या कर रहे हैं और क्या-क्या हो रहा है। बस अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा हो रहा है। तो एक लड़की का मुस्लिम समाज से आना और उसके बाद इतना सब कुछ करना, ये बहुत ही एक अलग बात है। अब जब मेरी बिल्कुल। शादी हो गई तो मेरी इंटरकास्ट मैरिज है, तो मेरे हस्बैंड को भी इसमें बहुत इंटरेस्ट है और उसने मुझे इसके लिए बहुत ही प्रोत्साहन दिया। उसका ये हमेशा रहता है कि तुम 2 कदम आगे जाओ, मैं पीछे रहता हूँ। हमेशा ऐसे हाँ। रहता है कि घर का जो आदमी रहता है वो उसका रहता है कि नहीं, मैं आगे जाता हूँ और उसकी जो वाइफ होगी वो पीछे आएगी। तो इसका थिंकिंग थोड़ा अलग है। तो उसका कहना है कि तुम्हारे पास वो सब चीजें हैं कि तुम सब किसी को समझ सकती हो या किसी मुरझाए हुए बच्चे को भी तुम हंसा सकती हो। तो वो तुम्हारे पास वो स्किल है। तो तुम अगर कुछ करती हो तो तुम करो, मैं पीछे रहता हूँ। तो हमेशा वो मेरे पीछे है और हमेशा मेरे साथ है, तो इसलिए ये मैं सब कर पा रही हूँ। और रही इन सब चीजों का, तो अभी समाज में हम लोग देखते हैं कि चाहे बच्चे हो, औरतें हो, अब जो मैं काम करती हूँ ट्रांसजेंडर का, तो इन सबको देखो, किसी 2 वक्त का खाना तो हर कोई खा लेता है, लेकिन मैं हमेशा हमेशा यही कहती हूँ कि किसी को सिर्फ एक एक प्यार से छू लेने से उसमें जो भी परिवर्तन आता है वो बहुत है। अब मेरे पास जो लड़की आती है जो पोक्सो केसेस की रहती है, चाइल्ड मैरिज की रहती है, तो उनको जब हम समझाते हैं ना, तो बातों से बेटर रहता है अगर मैं उसका हाथ मेरी हाथों में लेती हूँ और उसको छू के पूछती हूँ कि सच में तुमने जो किया वो सही था? तुम्हारे साथ जो घटा, तुम्हारे साथ जो बीता, वो तुमको लगता है कि हमको बताना चाहिए? तो अगर वो ना चाहते हुए भी वो मुझे बता देती है। तो ये जो है कि तुम किस तरह से किसी के साथ जुड़ते हो, किसी के साथ कितना किस किस तरीके से तुम बात करते हो, ये बहुत ज़रूरी है। और फिर ये सब आता है, तुम्हारे घर का बैकग्राउंड क्या है, तुम्हारे संस्कार क्या है, तुम्हारा माहौल क्या है और तुम किस तरह की सोच रखते हो। और मुझे लगता है कि मेरी सोच इस तरह की है कि मेरे हाथ में जो भी है, अगर वो गिरने से पहले मैं किसी को दे दूँ,
तो वो उसके मुँह में अगर 2 निवाला जाता है, तो वो मेरे लिए बेटर है और मैं यही सोचती हूँ और मैं यही करने की कोशिश करती हूँ। ग्रेट मैम। मैम, आप जैसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारे समाज को, जो मानवता पे इतना यकीन करे, प्यार बांटने में इतना यकीन करे। जैसा आपने कहा कि आप किसी को हाथ पकड़ के उसको अगर तसल्ली देती हैं, तो वो आपके सामने आपके साथ कंफर्टेबल एक कंफर्ट जोन में आ जाती हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है मैम। आजकल प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को। और जैसा आपने कहा कि आपको साथ बहुत मिला, तो वही बात है जो कहते हैं कि एक बार अगर नेकी की डगर पे चल जाएं, तो लोग ऐसे ही यस, साथ में जुड़ जाते हैं। वाकई सही है। मैम आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैम, मैं अगला सवाल आपसे ये करना चाहूंगी कि आपने रूरल, अर्बन और स्लम एरियाज में, तीनों में अपनी सर्विसेज दी हैं। तो क्या आप उसका एक्सपीरियंस हमें बता सकती हैं? उन तीनों जगह पे आपने क्या अनुभव किया? अच्छा, अभी पहले तो मैं जिस जगह से आती हूँ उसके बारे में बताती हूँ। मैं कोल्हा महाराष्ट्र के कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट इचलकरंजी, जिसे महाराष्ट्र का मैनचेस्टर कहा जाता है, जहाँ पे पावरलूम की ज़्यादा पावरलूम है और जहाँ पे कपड़ा तैयार हो जाता है। लेकिन माना कि ये महाराष्ट्र का मैनचेस्टर है, लेकिन वो शहर कम है, जैसे इतना बड़ा शहर भी तो नहीं है, क्योंकि ये स्लम एरिया ही है और छोटे-छोटे कस्बे लेके बना हुआ ये गाँव है। और यहाँ पे जो वर्कर्स है, वो हमारे ये जो पावर लूम है, उन पे काम करने वाले लोग। तो ज़्यादातर हमारे यहाँ की जो आबादी है, वो वर्कर्स लोगों की है और इनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। और इन बच्चों के साथ जब हम लोग काम करते हैं, मैं जब काम करती हूँ, तो घर का माहौल इनका बहुत ही अलग रहता है। आपको एक किस्सा बताती हूँ मैं कि मैं इन लड़कियों के साथ किस तरह से जुड़ चुकी हूँ या मेरा जो भी प्रोजेक्ट है एमएचएम का बारे में जो बहुत ही एप्रिशिएट किया गया था। एक स्कूल में मैं फंक्शन के लिए गई हुई थी और उस फंक्शन के दौरान मेरे सामने कुछ स्कूल की बच्चियाँ बैठी हुई थी और मेरा स्पीच चल रहा था तो स्पीच चलते हुए छोटी-छोटी लड़कियाँ होती है तो वो थोड़ा-सा चुलबुली करती है, कुछ हिलना, कुछ इस तरह से चुपचाप नहीं बैठ सकते। तो एक लड़की बहुत हिल रही थी। तो मुझे जब मैं स्पीच कर रही थी तो मुझे बार-बार मेरा ध्यान उसकी तरफ जा रहा था और मेरा जैसे ही स्पीच खत्म हो गया, मैंने मेरे जो पास उसकी टीचर बैठी हुई थी, तो मैंने उसको पूछा कि मैडम ये लड़की इतनी टेंशन में क्यों है? क्योंकि बहुत मुझे लग रहा है कि इसका कुछ प्रॉब्लम है या इसके साथ कुछ हुआ है। तो सब लड़कियों को हमने जाने दिया और उसको बुलाया। उसको बुलाने के बाद जब हमने उससे बात की, तो उसने मुझे बोला कि वो 6th स्टैंडर्ड की लड़की थी, मराठी स्कूल जहाँ से हमारी लैंग्वेज मराठी आती है, तो वो मराठी स्कूल की गवर्नमेंट स्कूल जो रहते हैं उसमें पढ़ती थी। और फिर मैंने उसको पास बुलाया, उससे पूछताछ की और उसको पूछा कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ? कि तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तो उसकी टीचर ने मुझे बताया कि अभी-अभी ये लड़की बड़ी हुई है, मीन्स इसके पीरियड्स शुरू है। तो मुझे लगा पीरियड शुरू है तो ठीक है, इट्स नॉर्मल थिंग कि इसमें इतना टेंशन की कोई बात नहीं है। तो मुझे फिर अजीब लगा कि इतना टेंशन इसने क्यों लिया है? तो मैंने उससे बात की, उससे पूछा कि क्यों तुमको परेशानी है? क्या हुआ है? तो फिर तुम क्या मीन्स सैनिटरी नैपकिन यूज़ कर रही हो या कपड़ा यूज़ कर रही हो, क्या यूज़ कर रही हो? तो उसने बोला कि मैम तो सैनिटरी नैपकिन हमको मालूम नहीं है और हम कपड़ा यूज़ करते हैं। तो फिर उसके बारे में उसको पूछा कि किस तरह से, कितनी बार यूज़ करते हो, कितनी बार उसको चेंज करते हो? तो वो लड़की इतनी छोटी थी तो वो इतना प्रॉपर्ली नहीं बता पाई। तो मैं शायद उसका घर था, उसको हमने बुल हेलो, 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 हेलो। आस्था, यू आर म्यूट। द जी मैम, आप सुन नो पा रहे हैं? अच्छा, तो जी। उसकी मम्मी को हमने बुलवाया और पूछा, तो उसने मम्मी ने एक बात मुझे बोली कि
मैडम, हम बहुत गरीब घर के हैं और मेरे पास इतनी कॉटन की साड़ी तो है नहीं और मेरे पास खुद के लिए साड़ी नहीं है, तो मैं मेरे बच्ची के लिए ये जो सैनिटरी नैपकिन आप जो बोल रहे हैं वो हमारे पास नहीं है, तो हम कपड़ा देते हैं, तो कितनी बार देते हैं? तो बस 2 या 3 कपड़ा है और वो ही धो के सुखा के हम इस तरह से ये बच्ची को देते हैं। तो मुझे उस वक़्त इतना शॉक लगा और मुझे लगा कि अरे! जहाँ पे जिस गाँव में मेरे इतना बड़ा बिज़नेस है कि जो पूरे वर्ल्ड में यहाँ से कपड़ा एक्सपोर्ट होता है और पूरे दुनिया को हम कपड़ा देते हैं और हमारे यहाँ की बच्चियाँ अगर पीरियड्स के वक़्त इनको ये सब चीज़ें नहीं मिलती है, तो ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है। तो मैंने उस वक़्त सोचा कि नहीं, मुझे इसके लिए कुछ करना पड़ेगा और मैंने फिर सभी लोगों से बात की, सभी लोगों से मिलकर इन लड़कियों के लिए कुछ करने की सोची और फिर जितना हो सकता था, जितने भी स्लम एरिया थे, जितने भी विलेजेस थे, वहाँ जाके इसके बारे में अवेयरनेस किया कि आपको क्या करना है, किस तरीके से आपको यूज़ करना है और मैंने खुद अपनी तरफ से या किसी संस्था की तरफ से ऐसे सैनिटरी नैपकिन कलेक्ट करके लाखों सैनिटरी नैपकिन्स इन बच्चियों में बाँटे। ओह वाओ! अभी तक ये ग्रेट। हमारा प्रोजेक्ट चला आ रहा है, हम लोग अभी भी उन लोगों के लिए, लड़कियों के लिए दे रहे हैं। तो ये जो विलेजेस की बात है, तो ये बात तो ऐसे लगता है कि जैसे शहर में रहने वाले लोगों को तो ये छोटी बात लगेगी, लेकिन ये छोटी बिल्कुल। बात नहीं है। अभी भी हमारे ग्रामीण इलाका जो रूरल एरिया है, वहाँ पे अभी भी इसका अवेयरनेस नहीं है। इसके लिए हमको काम करना पड़ता है। तो और एक बात, ये तो सैनिटरी नैपकिन का हो गया कि आज हम लोग इतने मैंने कम से कम इस अवेयरनेस के कम से कम हज़ारों से ज़्यादा उसके लिए प्रोग्राम किए हुए हैं। कई लाखों की तादाद में मैंने इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। तो जी, अभी कुछ पेरेंट्स को इसका आगाज़ हो रहा है कि नहीं, कि अपनी बच्चियों को किस तरह से सिक्योर करना है, उनको किस तरह से इसका मीन्स ये ज़रूरी है, ये अभी उनको समझ में आ रहा है। दूसरी बात ये बिल्कुल। थी कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, साइकिल रिसाइकल। आप जानती है साइकिल कि दो पहिए की जो साइकिल रहती है, तो वो साइकिल की एक बहुत बड़ा मैंने प्रोजेक्ट किया था। एक ग्रुप के साथ मैं जुड़ी हुई थी और मैंने इचलकरंजी, जहाँ से मेरा एरिया है, वहाँ की कई संस्था को मैंने इकट्ठा किया और मेरे एरिया जो रूरल एरिया के जो लड़कियाँ स्कूल जाती थी और किसी वजह से उनकी स्कूल रुक गई थी। जैसे कि स्कूल अगर 5-6 किलोमीटर है, 7-8 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं कि अब रहने दो, दूसरे गाँव में जाके स्कूल क्या करना है, नहीं पढ़ना है। बिल्कुल। तो 7वीं राइट। क्लास पढ़ने के बाद लड़की की स्कूल बंद हो जाती थी और इसकी वजह से बहुत दूर जाना पड़ता है, कम से कम 7-8 किलोमीटर जाना पड़ता है। इसलिए पेरेंट्स बच्चियों को जाने नहीं देते थे, उसकी उनका स्कूल बंद कर देते थे। तो फिर मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, साइकिल रिसाइकल। मेरी एरिया से सभी लोगों को अपील की थी कि आप अपनी पुरानी साइकिल मुझे दो और मैंने कितने कम से कम 250-300 साइकिलें इकट्ठी की, उसको रिपेयर किया और वो रिपेयर करने के बाद जो नीडी बच्चे थे, लड़कियाँ थी, लड़के थे, उनकी एक लिस्ट मंगवाई और उसमें से सच में जिनकी स्कूल बंद हो रही थी, उन लड़कियों को मैंने ये रिपेयर की हुई साइकिल दे दी और ये साइकिल की वजह से उनकी ज़िंदगी की और उनका स्कूल का जो जो रुक गया था, जो उनकी स्कूल थम गई थी, वो फिर से शुरू हो गई। तो जब मैंने ये डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो कई बच्चियों के हाथ मेरे हाथ में थे। उनके पेरेंट्स की आँखों से आँसू गिर रहे थे। बोला कि ये छोटी-सी बात थी। तुम्हारे और मेरे लिए, कई सुनने वालों के लिए बहुत छोटी बात होगी कि एक साइकिल की क्या बात है। लेकिन जिसके पास नहीं होता है ना, उसको पता रहता है इसका मूल्य क्या है। जब वो छोटी बच्ची स्कूल में साइकिल लेके जाने लगी, तो तुम समझ सकती हो कि एक ज़िंदगी बच गई। ऐसे मैंने 250 साइकिल एक वक़्त बच्चियों में डिस्ट्रीब्यूट किए थे और मुझे खुशी है कि वो बच्चियों का स्कूल शुरू हो गया। वो बच्चे पढ़ने लगे। तो वो जब जा रहे थे उनके पेरेंट्स के साथ लड़कियाँ, तो वो जाते समय उनका जो हाथ था, उन्होंने मुझे जो अपने हाथ मेरे हाथ में दिया था, तो उसका जो एहसास था, वो जो वो जो एहसास होता है ना कि इतना मैं अभी भी उसको महसूस कर सकती हूँ कि नहीं, आपने हमारे लिए ये किया है, आपने हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए किया है। और वो लड़की का जो जो फेस था, मैं अब भी उसको महसूस कर रही हूँ। तो अभी भी जितना भी हम ग्लोबलाइज़ेशन की बात करें, तरक्की की बात करें, तो अभी भी जो रूरल एरियाज़ है,
वहां पे लड़कियों का पढ़ना आज भी क्वेश्चन मार्क है। आज भी बहुत कोशिश करना पड़ता है, बहुत पेरेंट्स को समझाना पड़ता है। और जो स्कूल ड्रॉप का जो भी पॉइंट है कि पीरियड शुरू होने की वजह से जो तकलीफें होती है, और जो अच्छी तरह से यूनिफॉर्म्स नहीं होने की वजह से, या सैनिटरी, या जो अपनी सिक्योरिटी के लिए जो जरूरी चीजें है वो उनके पास नहीं होने की वजह से कितने लड़कियों की स्कूल बंद हो चुकी है। ये आज भी हमारे रूरल एरिया का एक जो डायग्राम है, जो चित्र हम कह सकते हैं, वो आज भी है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं इन लोगों तक पहुंचूं, मैं इन लड़कियों की मदद करूं। तो बिल्कुल। थोड़ी सी कोशिश है, थोड़ा सा है कि बस चल रहा है। तो मेरा ज्यादातर ये रहता है कि एक तो एजुकेशन हो बच्चियों का, और उनकी सिक्योरिटी, जो प्रोटेक्शन है, सिक्योरिटी है, वो बहुत जरूरी है। तो मैं कैंपेन चलाती हूँ और इसके साथ बताती हूँ। मैं कैंपेन चलाती हूँ, नो मीन्स नो। लड़कियों को मैं इसके बारे में अवेयर करती हूँ कि हर चीज के लिए आपको नहीं कहना है कि हाँ मैं तैयार हूँ। बस कभी तो आपको बोलना है कि नो मीन्स नो, ना कहने की आदत भी चाहिए। तो ये मैं उनको बहुत ही एग्जाम्पल्स देती हूँ, बहुत कुछ समझाती हूँ। तो इतनी खुशी होती है कि जब कोई लड़की इस तरह से इसमें से निकलती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि किस तरह से ये इतना मेरे एरिया में कैंपेन मशहूर है, नो मीन्स नो। कि कोई भी दिलशाद मैम बोलते हैं तो ये उसका नो मीन्स नो का हैशटैग है कि ये मैडम इसके साथ काम करती है। तो एक लड़की थी, कुछ दिनों पहले मेरे पास मेरे ऑफिस में उसको प्रेजेंट किया हुआ था, और उस एक लड़के ने उसको छेड़ा हुआ था। तो उस लड़की ने इस तरह से उस लड़के को मार के वो घर में चली गई, और अपने पेरेंट्स को बताया था कि एक लड़का मेरा पीछा कर रहा था, मेरा फोन नंबर मांग रहा था, मेरा ईमेल ईमेल जीमेल जो भी अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, उसका नंबर मांग रहा था। तो मैंने उसको जोर से चाटा लगा के मैं भाग के आई हूँ। तो उसके पेरेंट्स ने पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट की। अब वो लड़की वो माइनर थी, तो माइनर के साथ जो भी बीतता है तो उसकी जो भी ये है मालूमात है वो हम लोगों को देनी पड़ती है। तो पुलिस और उसके पेरेंट्स उस लड़की को लेके हमारे पास आए थे, और लड़की से हमने पूछा कि तुमने किस तरह से किया, बहुत अच्छा किया तुमने। और तो हमने उसकी तारीफ की, उसको वाहवाह की, उसका मीन्स बहुत हमको अच्छा लगा। तो उस लड़की ने बोला कि मैम, मैं जब 8वीं क्लास में थी तब आप मेरे स्कूल में आई थी और आपने मुझे बोला था कि नो मीन्स नो। आपने ये सिखाया था। अब मेरा कॉलेज खत्म हो रहा है, लेकिन ये मेरे दिमाग में है कि अगर कोई मुझे जो पसंद नहीं वो चीज करता है, तो मैं उसको बोलती हूँ कि नो मीन्स नो। तो ये आपने 8वीं में मुझे बोला था, और यही प्रिंसिपल लेके मैं चलती हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर ये छोटी छोटी बातों से अगर एक लड़की भी अगर बच जाती है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल और बिल्कुल। ये छोटी छोटी चीजें मेरी और इस रूरल एरिया में, ये जो मेरा इलाका है, जिला है, उसमें मैं करने की कोशिश करती हूँ। बिल्कुल मैम, हम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आप, मैं जितना बोलूँ ये उतना कम है। जैसा कि आपने कहा कि कई लोग फिर बाद में जब आपको आके आभार प्रकट करते, तो वो कहते हैं ना, हिंदी में एक शब्द होता है, आपको अपना जो असली पारितोषिक है, जो प्राइज है, वो यही होता है कि उनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाए और उनकी जिंदगी बन जाए। इससे बड़ा पारितोषिक आपके काम के लिए और कुछ नहीं हो सकता। बहुत ही इनक्रेडिबल जॉब कर रहे हैं मैम आप। मैम, मैं अगला सवाल आपसे ये करना चाहूंगी कि आप ट्रांसजेंडर कमेटी की भी मेंबर हैं, तो ये कमेटी डिफरेंट कैसे है दूसरी कमेटी से? मतलब आप लोग क्या काम करते हैं इसमें? हेलो। हेलो। जी मैम, आप सुन पा रहे हैं हाँ मुझे? हाँ, सुन पा रही हूँ, क्वेश्चन नहीं सुनाई दिया। जी जी मैम, मैं रिपीट करती हूँ। मैम, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि आप हेलो। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। जी मैम, आपको आवाज आ रही है मेरी? मैम, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आ रही है, जी। मैम, मेरा सवाल ये है आ कि रही है, आ आप। रही है, आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। मेरा सवाल ये है मैम कि ट्रांसजेंडर कमेटी की भी आप मेंबर हैं, तो आप क्या काम कर रहे हैं उसमें? उसके बारे में अगर आप एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे सकें तो। ओके।
आज मैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड है उसकी मैं मेंबर हूँ। और ये भारत में 3 स्टेट से है। एक तो केरल है, दिल्ली है, और मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल है, कि और तमिलनाडु शायद, और चौथा स्टेट हमारा महाराष्ट्र आता है, कि जो ट्रांसजेंडर के लिए इस तरह का वेलफेयर बोर्ड उन्होंने बनाया हुआ है। अब ये ट्रांसजेंडर के बारे में बात करना तो 4-5 साल पहले एक संस्था से मैं जुड़ी हुई थी, और उस संस्था के सब काम करते हुए मुझे पता चला कि ये ट्रांसजेंडर लोगों के साथ मीन्स उन लोगों के लिए कोई राशन कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, वोटर कार्ड नहीं है, मीन्स उनकी आइडेंटिटी जो बता सकते हैं वो उनके पास कुछ नहीं है। और इस तरह से मेरे इलाके में या कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाए तो कम से कम 700-800 लोग ये रहेंगे, और इचलकरंजी जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे 100-150 तो आराम से है। तो ये जो ग्रुप था ये पूरी तरह से मेन स्ट्रीम से दूर था, और इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं, इनके पास खुद की कोई पहचान नहीं थी। तो जब मुझे पता चला तो मैंने इन लोगों की मीटिंग बुलवाई। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन लोगों के साथ जुड़ना भी बहुत बड़ी बात है। ये लोग आसानी से आपके साथ जुड़ते नहीं है। जब तक इनका यकीन नहीं होगा कि नहीं ये मैम मेरे लिए कुछ कर सकती है या हमारे लिए कुछ करने वाली है, तब तक ये आपके साथ नहीं आएंगे। तो इनको बहुत विश्वास दिलाना पड़ा, इनके साथ बहुत टाइम स्पेंड करने के बाद इनको लगा कि नहीं ये कुछ करेगी अपने लिए। तो मैंने इनके साथ काम करना शुरू किया। इनकी जो प्रॉब्लम्स थे उसको पहले मैंने समझा। अब तुमको मैं बात बताती हूँ कि संविधान हमको कहता है कि आपको बराबर का अधिकार दिया जाता है। जो भी मेल और फीमेल है वो संविधान के तहत एक ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है या उनके अधिकार सेम है, लेकिन ट्रांसजेंडर जो है इनके लिए कोई भी अधिकार नहीं है। और मेरा पहला सवाल ये रहता है कि हम कौन होते हैं कि इनको हम ट्रांसजेंडर बोले? थर्ड पर्सन इनको बोलने का हमको हक किसने दिया? ये हमारे जैसे है, हमारे जैसे ही है, इनकी सोच हमारे जैसे है, तो ये लोग हमारे से अलग कैसे हुए? तो फिर मैंने इनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा समझा, और ये लोग भीख मांगकर या सेक्स वर्क करके अपना गुजारा करते थे। तो मुझे इतना बुरा लगा कि अरे अपनी जैसे 2 इंसान हैं और इनको 2 वक्त की रोटी के लिए भीख मांगनी पड़ती है, और हम लोग हमारी सोसाइटी में इनको काम नहीं देते। तो एक बहुत बड़ी बात है कि हम सोचते हैं कि हम इंसान हैं और इंसान के काम आना चाहिए। तो यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं? तो कुछ भी नहीं कर रहे। तो फिर मैंने इन लोगों को इकट्ठा किया, और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का लीगल जो ऑफिस रहता है, डालसा बोलते हैं उसको, लीगल सर्विस अथॉरिटी, तो उनके साथ मिलकर इन लोगों के लिए मैंने रेशन कार्ड और वोटर कार्ड इकट्ठा किए और उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया। तुमको बताती हूँ मैं, आज मेरा एरिया जो है इचलकरंजी, वो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा वोटिंग करने वाला ट्रांसजेंडर मेरे एरिया से, क्योंकि उनके पास वोटर कार्ड है। और उसके बाद फिर एक सिलसिला शुरू हो गया इनके साथ जुड़ने का। फिर कई लोगों को मैंने काम दिया। आज एक ट्रांसजेंडर ऐसा है कि वो MA BEd है, मीन्स स्कूल टीचर है, और तुमको पता नहीं लगेगा कि वो एक इतनी अच्छी तरीके से एक स्कूल में पढ़ाता है। उसकी फैमिली बोलती है कि हम 2 वक्त का खाना आज मीन्स इतना स्वाभिमान के साथ खाते हैं कि हमारा घर का जो खाना आता है वो स्वाभिमान का आता है, क्योंकि आज एक स्कूल में वो टीचर है, इतनी अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। और दूसरा ये है कि नगर पालिका के साथ जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं उनके साथ जुड़कर मैंने इन लोगों के लिए 25 लाख की इन्वेस्टमेंट बजट में की, गवर्नमेंट के जो म्युनिसिपलिटी कॉर्पोरेशन है उनकी। और ये जो कॉर्पोरेशन ने जो डिसीजन इन लोगों के लिया कि हर साल बजट में इनके लिए 1% बढ़ाते गए, तो पूरे इंडिया में ये पहला मेरा इचलकरंजी कॉर्पोरेशन ऐसा है कि उन्होंने तृतीय पंथी ट्रांसजेंडर के लिए इस तरह से कोई अलग से जो बजट है उसमें अलग से कुछ पैसे रखे हुए हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है इन लोगों के लिए। आज कई लोग पढ़ रहे हैं, आज काम के लिए भी तैयार है,
बस हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इन लोगों को समझना चाहिए, इन लोगों को मेनस्ट्रीम में लाने के लिए बहुत कुछ कोशिश करनी जरूरी है। अब ये महाराष्ट्र में जो वेलफेयर बोर्ड बना है, इसके तहत इन लोगों के लिए अभी देखो, पहले तो ये है कि इन लोगों में कमियां बहुत है, लैक ऑफ एजुकेशन, ये लोग आगे कुछ नहीं बढ़ पाते। अब एजुकेशन बहुत जरूरी है, तो बहुत कम लोग हैं कि आज बड़े टॉप पे है। मीन्स जैसे कि बहुत ट्रांसजेंडर ऐसे भी आपने देखे होंगे, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी तो अब पूरा हम लोग पूरे इंडिया को वो रिप्रेजेंट करती है, वो जानती है आप लोग उसको कि उसने यूनो में हम लोगों को रिप्रेजेंट किया था। तो बहुत कम लोग ऐसे हैं, लेकिन ये पूरा जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उनमें एजुकेशन की कमी है, और एजुकेशन जरूरी है। जब तक आप एजुकेशन नहीं करते हो तब तक आप मेन स्ट्रीम में आना बहुत मुश्किल है। तो एजुकेशन के लिए हमको कोशिश करनी पड़ेगी, और एजुकेशन के साथ उनके लिए काम उपलब्ध कराना, काम की जरूरत बहुत ज्यादा है। और हम लोग जो खुद को एक अच्छा इंसान कहने की कोशिश करते हैं, मेरे समाज से इस माध्यम से एक रिक्वेस्ट है, एक अनुरोध है कि आप जो भी ट्रांसजेंडर होगा उसको समझ लीजिए, वो बुरे नहीं होते, वो अच्छे होते हैं, हमारे जैसे ही होते हैं। बस कुछ हार्मोनल चेंजेस है, उसकी वजह से ये अलग बन चुके हैं। तो वो हमारे जैसे है, वो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ काम करना चाहते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि इन लोगों को अपने साथ जितना भी हम कर सकते हैं, जितना भी करने की कोशिश अभी गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट उनके लिए बहुत अच्छी पॉलिसीज ला रहा है। उनके एजुकेशन होगा, उनका मेडिकल चेकअप होगा, उनके लिए अलग से फैसिलिटीज होंगे, या यूनिवर्सिटीज या स्कूल में अलग तरीके से कोई सिलेबस होगा, ये जरूरी है। अब मेरी और एक कोशिश रहती है, और मैं हमेशा इस तरह के लिए काम करती हूँ कि ये ट्रांसजेंडर बच्चे तो आकाश से नहीं आते, माँ के पेट से ही पैदा होते हैं। तो हमारे घर का अगर संस्कार या हमारा एजुकेशन इस तरह से होगा तो बहुत ज्यादा होगा। अगर हम बच्चों में स्कूल लेवल में जब बच्चा रहता है तो उसमें अगर ये सेंसिटाइजेशन करते हैं, एक अवेयरनेस करते हैं कि ये कोई अलग नहीं है, ये हमारे जैसे ही है, तो जो बड़े होने के बाद इनको आज जो ट्रांसजेंडर हम रास्ते में भीख मांगते हुए देखते हैं, इन फ्यूचर ये नहीं होगा। तो मेरी कोशिश ये है कि इन बच्चों को मैं अच्छी तरह से समझाऊं कि नहीं, ये तुम्हारे जैसे है, ये अलग नहीं है, तुम इनके साथ कुछ अलग बिहेव मत करना। तो उसके लिए मैं जो टीचर्स लोग हैं उनका भी प्रोग्राम लेती हूँ, उनको भी बताती हूँ कि आप बच्चों के साथ किस तरह से बिहेव करना है। क्योंकि जिस कमेटी में मैं अभी काम कर रही हूँ उसके पास में मेरे पास ऐसे बहुत बच्चे आए थे कि जिनमें बचपन से ट्रांसजेंडर की जो भी चीजें दिखती है, अलग दिखते हैं। तो एक बच्चा मेरे पास ऐसे था कि वो पूरी तरह से अभी हार्मोनल उसके चेंज हो रहे थे, 11-12 साल का लड़का था, और अगर मैं उसको बाहर भेज देती हूँ तो वो मुश्किल था। हेलो जी मैम, जी मैम, हेलो जी मैम। हाँ, तो मैंने उसको इस तरह के से संभाला, इस तरह से उसमें चेंजेस लाए कि आज वो लड़का ठीक है, उसके हार्मोन्स थोड़े बहुत चेंज हो चुके हैं, लेकिन वो आज अपने उसको पता है कि मुझे क्या करना है। वो अब एजुकेशन ले रहा है, वो इन सब चीजों से थोड़ा सा अलग हो चुका है और एक अच्छी जिंदगी जी रहा है। तो एक छोटे बच्चों पे मैंने अभी उसमें से निकाला हो। तो ये मेरी जरूरी कोशिश है कि हर बच्चा, इस तरह के जो बच्चे रहते हैं, ट्रांसजेंडर बच्चे रहते हैं, उनको समझ सके। और ये स्कूल लेवल से होगा या हमारे घरों से ये अगर पता चलेगा तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी फैमिलीज उनको एक्सेप्ट नहीं करते और उनको बाहर फेंक देते हैं। तो फैमिली में उनका जो भी है, और फैमिली से उनको पहले प्यार मिलना चाहिए, और तब जाके समाज भी उनको एक्सेप्ट करेगा। ये हमारे ही बच्चे हैं, और हमारे साथ अगर जुड़ेंगे तो एक उनकी जो स्ट्रेंथ है वो हमारे देश के लिए भी काम आ सकती है। आज ये 2 वक्त के खाने के लिए मोहताज है, तो हमारी उनकी जो ताकत है वो हमारे देश के लिए या हमारे जो भी हमारा सिस्टम है उसके लिए कहीं यूज नहीं हो रहा है। तो ये जो ताकत है, ये उनकी ताकत हमारे अगर यूज में आनी है तो हम लोगों को थोड़ा सा बदलना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए कि ये हमारे जैसे है। तो बस हो सकता है
बिल्कुल, बिल्कुल मैम, घर से शुरुआत करना बहुत ज़रूरी है जैसा कि आपने कहा। और जब तक हमारे देश के लोगों की सोच का विकास नहीं होगा, जब तब तक देश का विकास होना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, और अपना आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। मैं अभी तक 2 बार ये चीज़ बोल चुकी हूँ, बट जितनी बार बोला जाए मैम ये कम है। और आप जैसे लोगों की बहुत ज़रूरत है हमारी कंट्री को, जो इतने बड़े पैमाने पे लोगों का भला कर रही है। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए आज। थैंक यू सो मच, मुझे इस प्लेटफॉर्म में आपने इनवाइट किया। थैंक यू हेमांगी, मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बुलाया। बस मेरी कोशिश ये है कि सब लोगों में अच्छाई और अच्छाई जाए, और अच्छाई का जो अभियान हम चला रहे, बस वही प्यार और मोहब्बत सभी लोगों में हमेशा यूं ही बढ़ा रहे। और जहाँ भी हो पूरी दुनिया में, कि अपने देश से प्यार हो, और हमारे बच्चे, हमारे जो भी औरतें हैं वो सुरक्षित हो। यही हमारी कोशिश है और यही हम करें। थैंक यू सो बिल्कुल, मच। थैंक यू मैम। इसी के साथ हम अब विदा लेते हैं। हम फिर मिलेंगे, तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें, आस-पास प्यार बाँटें। धन्यवाद।